अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। हसीन और खूबसूरत आबशारों की झुरमट में सरसब्ज वादी अल्लाह ताला की तख्लीक करदा खूबसूरत शाहकारों में से एक शाहकार। जी हाँ, ये बात हो रही है जन्नत का टुकड़ा यानी वादी कश्मीर की। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि यही हसीन और सरसब्ज वादी यानी वादी कश्मीर के लोग हमेशा ही जुल्म सितम का निशाना बने रहते हैं और इस तरह ये जन्नत का हसीन टुकड़ा जल्लादों के शिकंजे में घिरा हुआ है। नाज़रीन, हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान का कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसा आम से खिताब में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहना था कि पहले 5 अगस्त का इक़दाम वापस लिया जाए और मुज़ाकरात किए जाएं। आज पूरा पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है। मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा। सारी जगह आपकी आवाज बुलंद करूंगा। यौम यकजहती कश्मीर, इमरान खान बन गए कश्मीरियों के सफीर। नरेंद्र मोदी की नफरत के बावजूद फिर पेश कर दी मुज़ाकरात की तजवीज। मैं फिर से आपको कहता हूं कि कश्मीर का मसला हमारे साथ मिलकर हल करें और उसके लिए सबसे पहले जो आपने 5 अगस्त को ये कदम उठाया था 370 आर्टिकल खत्म करने का, उसको रिस्टोर करें और फिर हमारे से बात करें और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत कश्मीरियों को वो हक दे जो दुनिया की कम्युनिटी ने, वर्ल्ड कम्युनिटी ने जो हक दिया था वो दे। हम तैयार हैं आपसे फिर से बात करने के लिए। वजीर आजम ने यह भी कहा कश्मीरियों को आजाद रहना है या पाकिस्तान के साथ, फैसला उनको करना होगा। कश्मीर के लोग इंशाल्लाह जब पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे, मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को वो हक देगा, उनको वो राइट देगा कि आप आजाद रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा पुलवामा का ड्रामा इंतखाबात में जीत के लिए रचाया गया। पाकिस्तान पुलवामा के पीछे नहीं था। जब पुलवामा हुआ पता चला कि पहले से प्लान किया हुआ था, बमबारी करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन जीतने के लिए। वज़ीर आज़म ने कहा मकबूजा कश्मीर में भारत कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में जो थोड़े से लोग भारत की हिमायत करते थे, आज वो भी आजादी मांग रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान की वाज़ेह ख्वाहिश रही है कि अमन कायम हो, लेकिन बार बार पाकिस्तान ये भी कहता रहा है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम इस खित्ते के मफाद के लिए, यहाँ की आवाम को बेहतर सहूलतें देने के लिए और ये रीजन तरक्की करे, इसलिए ये बात की जाती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जब भी ये बात करता है उसके 1-2 दिन बाद या उसी वीक के अंदर कुछ ऐसे लोग पकड़े जाते हैं पाकिस्तान के अंदर के जो रॉ के लिए काम कर रहे होते हैं, जो एजेंट्स निकलते हैं और हमारी जो फोर्सेस जो हैं वो उनके सबूत भी सामने पेश करती हैं। पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है अमन की, इसके हवाले से हमारे साथ 2 बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हुनैत लखानी साहब, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इकरा यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उसके साथ साथ आप बैतुल माल सिंध के सरबराह भी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर तारिक कादिर लखियार साहब, आप दिफाई तजियाकार हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज करेंगे। फरमाइए कि कोटली में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस दफ़ा भी बड़े वाज़ेह तौर पे कहा और कहने से ज़्यादा एक्शन मैटर कर रहा होता है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब हलफ उठाया उसके बाद ही हमने देखा कि उनके एक्शन जो हैं, करतारपुर राहदारी का वाक़या हम देखते हैं या एक पेशकश उसी वक्त जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई वज़ीर आज़म की जानिब से कि जनाब डायलॉग होना चाहिए, अमन की बात होनी चाहिए, लेकिन उसके जवाब में जो है वो 5 अगस्त आ गया। यानी पॉजिटिव जवाब आना चाहिए था लेकिन उल्टा और मामले को बिगाड़ा गया इंडिया की जानिब से। रिजवान, पाकिस्तान हमेशा मॉरली अखलाकी तौर पे हमेशा इस बात का हामी रहा है और कहता रहा है कि जी ये मसला जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे सेटल और एक एग्रीड एजेंडा रहा है, इसको बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। और उसके बाद फिर शिमला एग्रीमेंट के अंदर जो इंडियंस ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों इस पर एग्रीड रहे हैं
लेकिन शिमला एग्रीमेंट के बाद इंडियंस ने हमेशा अब जब से उनके अपने घर के मसाइल शुरू हुए हैं और ख़ास तौर पे जब अब उनके जो सेशनिस्ट तहरीकें हैं या जो उनके अपनी नेशनलिस्ट तहरीकें हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि उनके कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। ऑलमोस्ट 27 तहरीकें उनके अपने मुल्क में चल रही हैं, चाहे वो त्रिपुरा से लेके हिमाचल प्रदेश से लेके अब आसाम और उन सबको। तो वो इस बात को पाकिस्तान के ऑफ़र को इग्नोर करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और ये रिसेंटली ये अब इत्तेफाक से हम फरवरी में बैठे हुए हैं, फरवरी में आप ये बात कर रहे हैं, पिछले फरवरी को जो कुछ हुआ वो इससे बड़ा और ऐलान नहीं हो सकता था पाकिस्तान के अवाम की तरफ से और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कि हम ग्रेसफुली इस मसले को हल करना चाहते हैं। जंगें हो चुकी हैं, जंगों के अंदर कोई नतीजा नहीं निकला, लड़ाई हो चुकी है और आपने इंडियन के अवाम का हाल देखा हुआ है। जितना भी वो शाइनिंग इंडिया कहते रहे लेकिन शाइनिंग इंडिया उतना ही है जितना उनके मीडिया पे है। फरवरी की जो आप बात कर रहे हैं तो ये ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी इन्होंने, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने जिस तरह से अभिनंदन को वापस भेजा चाय पिला के, तो उस तरह एक वाज़ेह कर दिया कि जनाब ताकत के इस्तेमाल से तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगर कोई चीज़ सॉल्व हो सकती है तो वो टेबल पे हो सकती है। ये ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल आपने इसको ना प्रिसाइस वो किया कि जो 26-27 फरवरी के रात को जो कुछ हुआ कश्मीर के बॉर्डर पे, उसके एक छोटी सी झलक मुझे किसी दोस्त ने वो भिजवाई थी। ये जो अनआर्म्ड फाइट हुई है इंडियन फाइटर और पाकिस्तानी फाइटर की, उसमें भी 1 सेकंड का एक मौका लगा था और वो लड़का नीचे गिर गया। वो तो खैर एक फाइट थी, लेकिन ये उनको एक मैसेज चला गया कि पाकिस्तानी कौम एज अ नेशन, एज अ कौम बिल्कुल इतनी सीसा पिलाई हुई दीवार है कि ये घबराती नहीं है इंडिया के साइज से, हेजेमनी से या उनके डर से। सिर्फ बात यह है कि वो कहते हैं कि जी कश्मीर का इशू क्योंकि हमारा मुश्तरका है, उसको प्यार मोहब्बत और बातचीत के ज़रिए हल किया जाए, और वो कांस्टेंट मैसेजिंग जा रही है। अब जन बाजवा की आपने बात सुनी, उन्होंने मतलब इतने स्टेलमेट के अंदर, इतने स्टेलमेट के अंदर जहाँ पे स्टैग्नेंट हुआ सब कुछ, उन्होंने टाइम फॉर पीस की बात करके इट वाज अ सरप्राइज टू एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड कि आर्मी चीफ इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे। और कश्मीर डे के मौके पे, कश्मीर सॉलिडारिटी डे, एक ऐसा मौका कि जब न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी और कश्मीरी इस दिन के हवाले से बाहर निकले हुए होते हैं। एक जोश जज्बा लोगों के अंदर होता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ गुस्सा लोगों के अंदर होता है, और गुस्सा होना भी चाहिए। जो जुल्म और ज्यादती कश्मीर के अंदर हो रही है उसके खिलाफ जो है उस दिन अमन की बात करना एक बहुत बड़ी काविश है। हुनैत लखानी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फरमाइए आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक खुद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं आप, कि जो पॉलिसी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की फॉरेन अफेयर्स के मामले में, इंडिया के मामले में, जो मुसलसल इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इसमें सिंपल सी बात करूंगा, जो भी आदमी ज़रा सी भी कॉमन सेंस और नॉलेज रखता है उसको ये बात अपनी रिसेंट हिस्ट्री से पता है कि जंगों से हासिल कुछ नहीं होता। ना अफगानिस्तान में अमेरिका को कुछ हासिल हुआ, ना इराक में कुछ हासिल हुआ, ना सीरिया में कुछ हासिल हो सका, ना वियतनाम में कुछ हासिल हुआ, ना वर्ल्ड वॉर्स में कुछ हासिल हुआ। इस चीज़ में थोड़ी समझ की ज़रूरत है कि ये जो है इस तरीके से लॉन्ग टर्म हो, जंग और असला और ये सारी चीज़ें अपने डिफेंस के लिए हो तो ठीक है, लेकिन अब अगर मसला हल करना है तो बातचीत से ही होगा। नहीं, ये पाकिस्तान बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक प्रिंसिपल बात है जो आपने फरमाई है, और इसके अलावा कोई रास्ता दुनिया के पास है नहीं। लेकिन हुनैत साहब, हम इंडिया को जो देख रहे हैं मुसलसल, कि वहाँ तो नफरत की बुनियाद पर पॉलिटिक्स हो रही है, वहाँ तो नफरत की बुनियाद पर वोट लिए जा रहे हैं। वहाँ पे पाकिस्तान को दिखाकर, और यानी आप, हमें तो हंसी आती है जब हम वहाँ के न्यूज़ चैनल देखते हैं कि जनाब जिस तरह की वो न्यूज़ बता रहे होते हैं पाकिस्तान के हवाले से, यानी उसको सामने रखकर वो तो इंतहा पसंदी को परवान चढ़ा रहे हैं, उस बुनियाद पे वोट ले रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो हुकूमत आई है वो आरएसएस के एजेंडा पे आई है जी, और उनके आने की वजह से जितने मुसलमान वहाँ पर हैं, 30 करोड़, जो हमारी आबादी से ज्यादा है, वो वहाँ पे जो है काफी डिफिकल्टी में आए हुए हैं। और वहाँ पे जो जुल्म सितम हो रहे हैं, ना सिर्फ मुसलमानों पे बल्कि सिखों पे, आप देखें जितने किसान हैं उन्होंने खालिस्तान के लिए कितनी बातें की, और फिर असम और बाकी एरियाज में क्या हुआ, बिकॉज जो एजेंडा है आरएसएस का वो नफरतें फैलाना है।
लेकिन जो भी उनका एजेंडा है उनको ये समझना चाहिए कि हिटलर वाली पॉलिटिक्स या वो पॉलिटिक्स जिसमें नफरतें फैलाई जाती हैं उसका फायदा नहीं होगा उनके मुल्क को। फायदा उस वक्त होगा जब वो अपने मुल्क की वेलबींग का सोचेंगे। टाइम एक ब्रेक का हो रहा है। उनैत लखानी साहब ने जो बात कही है वो बुनियादी तौर पे एक सिविल सोसाइटी की आवाज़ है, और वो सिविल सोसाइटी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया के अंदर भी है। तो इंडिया का जो पढ़ा लिखा तबका है उसको भी हम समझते हैं कि शायद वो इसी तरह से सोच रहा होगा, क्योंकि रीजन्स तरक्की करते हैं, अमन जो है वो उसी वक्त जो है तरक्की हो सकती है जब अमन होगा, लेकिन अमन उसी वक्त होगा कि जब अमन बराबरी के साथ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अमन करें और आप जो है दहशतगर्दी करें। टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, देख रहे हैं आप प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं उनैत लखानी साहब और ब्रिगेडियर तारिक कादिर लखियार साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपसे हम आगाज करना चाहेंगे इस सेशन के अंदर। आप क्या समझते हैं कि मकसद ये अफगानिस्तान के जरिए दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर, और उसके बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहने कि जनाब हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम अमन की बात कर रहे हैं? देखें रिजवान, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी और पाकिस्तान की ओवरऑल नेशनल ओरिएंटेशन ये बड़े वाज़ेह रही है कि हमने इंडिया के साथ हमेशा ये कहते रहे ना कि जी हम कभी अपने जो पड़ोसी हैं वो चेंज नहीं कर सकते, तो हमें अपने एक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और इस्लामी तालीमात के मुताबिक प्लस अपनी सोच के मुताबिक हमें एक साथ रहना है। लेकिन इंडियंस ख़ास तौर पे मैं इंडियंस की बात नहीं करूँगा, ये जो मोदी और आरएसएस और बीजेपी की जो सोच है, क्योंकि बीजेपी बच्चा है आरएसएस का और आरएसएस ने बहुत सारे बच्चे दिए हुए हैं, उसमें अजीत डोवल और मोदी की जो सिंड्रोम है उस सिंड्रोम को उन्होंने प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट किया थ्रू देयर अलायंस विद जो भी एलिमेंट्स थे अफगानिस्तान में, और फिर ख़ास तौर पे जो नेटो अलायंस के साथ इनिशियली उन्होंने ये पोर्ट्रे किया कि जी हम तो आपके साथ हैं और हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन असल चीज़ जो है वही आपकी वाली बात कि उन्होंने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट किया, पैसा इन्वेस्टमेंट किया, और उनको लॉलीपॉप ये दिया अफगानीज को कि जी हम आपके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उनको अगले 4-5 साल के अंदर समझ आई कि इनकी नीयतें क्या हैं। चीज़ ये है कि हमारे साथ एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, जनरल अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मारूफ तजियाकार हैं सर, आपको वेलकम कहते हैं, आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। जनरल साहब फरमाइए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोटली में पैगाम दिया कि अभी भी बात कर रहे हैं, यानी इतनी जुल्म और ज्यादती वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कश्मीर के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ कर रहा है इंडिया और केपीके बलूचिस्तान कराची में अमन खराब करने के लिए लोग उनके पकड़े जा रहे हैं, वाज़ेह सबूत जो आ रहे हैं, उसके बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना कि हम जो है वो अमन की ख्वाहिश अभी भी रखते हैं और डायलॉग किए जाए, अगर आप 5 अगस्त की जो सूरत हाल है उससे वापस चले जाते हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। मुझे याद है कि एक प्रोग्राम में मेरे साथ सैयद अली गिलानी मौजूद थे, ये 2-3-4 साल पहले की बात है, वहां से कश्मीर से। तो उन्होंने इस चीज का बड़ा बुरा मनाया, उन्होंने कहा कि वो बात नहीं करते, आप क्यों बार बार उनको कहते हैं, उससे हमें भी शर्मिंदगी होती है, यूं लगता है कि जैसे आप उनकी मिन्नत कर रहे हैं। तो ये हुक्मरानों को समझना चाहिए कि ये कोई तरीकाकार नहीं है। इससे कुछ दिन पहले मेरा ख्याल है 2-3 महीने पहले एक इंटरव्यू दिया था मोहित यूसुफ साहब ने जी, उसमें उन्होंने शिकायत रखी थी। उन्होंने कहा था कि आप पहले वो उस पोजीशन पे चले जाएं, यानी आर्टिकल 370 जो है वो बहाल कर दें कश्मीर की, यानी पुरानी सारी वो यूनियन टेरिटरी वगैरह का किस्सा खत्म करें, तो कश्मीर अगर अपनी पुरानी सूरत हाल में आ जाए। प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात की, एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की है कि 5 अगस्त से पहले वाली सिचुएशन पे आप आ जाते हैं तो ये डायलॉग मुमकिन है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मेरे कहने की बात यह है कि हमने एक दफा कह दिया, शरायत पेश कर दी, उधर से ना पेशरफ्त भी कोई, ना किसी ने कुछ कहा, आप बार बार याद दहानी क्यों करा रहे हो? मेरा ये कहने का मकसद ये है कि जब सिर्फ एक तरफा आप ये बात करते हैं, रटते हैं, बातचीत कर लें जी बातचीत, वो लगता यही है कि आप परेशान फिर रहे हैं, फिर आप उनकी कोई शरायत भी मान देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। आपने शरायत दे दी और उसके बाद अब भारत पे है कि वो करते हैं, और ये हमें समझ लेना चाहिए। मैं आपको एक और चीज बताऊं, मणिशंकर आर जो वहां के अच्छे मशहूर पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान में एम्बेसडर भी रहे हैं,
उन्होंने एक दफा इसी तरह मेरे साथ बात की, तो वो कहने लगे कि जनाब जब तक मोदी बैठा है यहाँ पे, आप भूल जाएं, आप इस चक्कर में ना पड़े कि आप यहाँ पे कोई बातचीत कर सकते हैं। तो ये हमें समझ लेना चाहिए, उनके अपने लोग बताते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर के जेस्चर के ये मोदी पावर में आ गया तो आगे बात चल निकलेगी, कश्मीर हल हो जाएगा, इस तरह की जो उम्मीदें हैं वो मेरा ख्याल है हकीकत से उनका वास्ता नहीं है। लिहाजा इनको छोड़ देना चाहिए और कश्मीर के बारे में अपनी कैंपेन चलानी चाहिए, जो हमारा काम है। हमें एक डिप्लोमेटिक कैंपेन चलानी है जहां हमने अपना केस, जब तक बाहर से कोई इनके ऊपर प्रेशर नहीं आता वो आपकी बात क्यों सुनेंगे। तो वो प्रेशर लाने वाला काम वो आप मेहनत करें, वो आप कम कर रहे हैं। इसमें जनरल साहब ये फरमाएं, इस दफा जो कश्मीर यकजहती दिन जो मनाया गया पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तानी बाहर निकले और कश्मीरी जो है बाहर निकले, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या हम वैसे तो हर दिन ही कश्मीर डे है क्योंकि वहां पे हर दिन ही जुल्म और ज्यादती हो रहा है, लेकिन एक मखसूस दिन जो होते हैं उनकी खास अहमियत होती है, तो क्या हम सही तरह आवाज उठा सके इस दिन? इस दफा मेरा ख्याल है कि हमारा इम्पैक्ट निस्बतन बेहतर आया क्योंकि बड़ा इफेक्टिवली हमने उसको ऑर्गेनाइज किया और पूरा दिन मीडिया भी और हमारे अपने मुख्तलिफ पार्टियां वगैरह वो इसी चीज पे फोकस करती रही। और फिर आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ने और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी जाके कश्मीर में एड्रेस किया, तो वो एक अच्छा जेस्चर था, एक अच्छी हमारी कोशिश थी। लेकिन मैं जिस बात की तरफ आपको इशारा कर रहा हूं वो ये है कि हमें ये कुछ सालाना रिचुअल के तौर पे ये चीजें नहीं कर। जी जी मैं एक आर्टिकल देख रहा था इनका, हमारे एक कश्मीरी भाई वहां पे सेटल्ड हैं अब इंग्लैंड में, उनका छपा यहाँ फ्राइडे इसमें डेली इसमें हमारे अखबार में डेली पाकिस्तान में। तो वो उसमें वो यही कहते हैं क्यों आप रिचुअल के पीछे क्यों लगे हैं, आप पूरा साल क्यों नहीं ये काम करते। बात यह है कि जब आपने डिप्लोमेटिक एफर्ट करनी है तो आप ध्यान में रखिए कि इंडिया भी कर रहा है, सो आपका एक तो उससे मुकाबला है। जब तक आप उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट से ज्यादा एफर्ट नहीं करेंगे तो उनका अपना एक क्लाउड भी है, एक बड़ा मुल्क भी है, तो वो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ ये है कि आपको मौके कुदरत ने दिए, जहां वायोलेशन हुई अभी यूनाइटेड नेशन की करारदादों की भारत ने की जब उनको यूनियन टेरिटरी बनाया। इसी तरह जब अभी ये आपके पास डिसइंफो लैब वाली इंफॉर्मेशन आ गई और वो 15 साल का सामने आ गया, ये चीजें हैं जिनको आप लेके इसमें कैंपेन में नई जान डाल सकते हैं। और वो अभी वो उसमें मुझे कमी नजर आती है, वो उतना नहीं है, पहले की निस्बत बेहतर है। अभी आप देखिए कि न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ने वहां पे आप एक करारदाद रेजोल्यूशन पास किए ये 5 फरवरी के बारे में, जिसको उन्होंने भी एक तरह से कश्मीर डे के तौर पे सेलिब्रेट। मैं जनरल साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा जरा कि क्या कुछ करना चाहिए पाकिस्तान को, इस पर जरूर बात करेंगे। हुनैद लखानी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हुनैद साहब, ये एक बड़ी पॉजिटिव साइन था कि एक कश्मीर के इशू की जब बात आती है तो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं कि जनाब उनके बयानात या चीज़ें आती हैं, हुकूमत की तरफ से आती हैं, तजियाकार बैठते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने ख़ास तौर पे देखा कि सिविल सोसाइटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में सामने आई, यानी NGOs जो हैं, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी है, फनकार हैं, ये सब जो है वो उन्होंने कहा कि जनाब इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता कि हम यूरोप और अमेरिका को बताएं कि आप जानवरों की बात करते हैं, उनके हकूक की बात करते हैं, और यहाँ पे इंसान मर रहे हैं, पैलेट गनों से उनको अंधा किया जा रहा है, लोग जख्मी हो रहे हैं, इतने बुरे हाल में लोग मौजूद हैं, बुनियादी सिविल राइट्स जो उनके पास मौजूद नहीं है। तो पहले जो है वो कश्मीर की बात की जाए, उसके बाद कोई और बात होगी। देखिए, पाकिस्तान और कश्मीर, जैसे मैंने पहले कहा कि कई करोड़ों की पॉपुलेशन ऐसी है जो वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पर आए, और अभी भी उनके रिश्तेदार बेशक वो जानते नहीं है लेकिन खूनी रिश्ता तो है, वो वहाँ पे रहते हैं। और कश्मीर के भी बहुत सारे लोग, आधा कश्मीर इधर है, वो रोज़ाना की बुनियाद पे देख रहे हैं जुल्म सितम हो रहा है। हमारे मुसलमान भाई हैं वो, हमारी बहनें हैं वो, तो जाहिर सी बात है तो खून खौलता है हमारा। और कश्मीर जो है वो शहरग है पाकिस्तान की, मतलब वो उसके ऊपर 1947 से अभी तक जो है फैसला नहीं हो सका, अटका हुआ है। वो फैसला होने के बजाय ये मोदी सरकार जो है, जो जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा कि मोदी के होते हुए नहीं होगा, जो इसने गुजरात के अंदर किया, जो इसने मुसलमानों के साथ वहां पे किया, जो RSS कर रही है मुसलमानों के साथ, इसमें चांसेस बहुत कम है। लेकिन अल्लाह के भी अपने प्लान होते हैं, और मैं इस पर मेरा पक्का यकीन है कि ये जहां जुल्म होता है वहां पे अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज है, वो आएगी।
और हिंदुस्तान के इतने सारे टुकड़े हो जाएंगे अगर उन्होंने होश के नाखून नहीं किए तो। ये देखें, ये जो जुल्म है इंसानियत के ऊपर है, इस पे पूरी दुनिया चिल्लाएगी। असल में उसने तो बिल्कुल आइसोलेट कर दिया ना मीडिया जा सक रही है, ना जाने दे रहे हैं किसी को। बिल्कुल उनकी जमीनें कब्जा की जा रही हैं, उनसे खरीदी जा रही हैं। पॉपुलेशन जो है वहां पे डिफरेंट पॉपुलेशन जो मुसलमानों को माइनॉरिटी में करने की कोशिश करी जा रही है। जिस तरह के एजेंडा के ऊपर वो हैं उस पर कामयाब हो नहीं सकते। 370 उनको खत्म करना ही पड़ेगा। और एज ए सेड इट्स हमारी शहर है कि हम भी इस पर खामोश ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। शायद ठीक है, अमन की बात की है, लेकिन ब्रेक की तरफ हमें जाना है। फिर ब्रेक के बाद जो है हम कंटिन्यू करते हैं इसी डिस्कशन को। देखते रहिए प्रोग्राम। वेलकम बैक। और खास तौर पे अब जो एक दहशतगर्दी का सिलसिला अफगानिस्तान के जरिए शुरू हुआ है, उसके बड़े वाज़ेह सबूत जो है पाकिस्तान के पास मौजूद हैं कि किस तरह से KPK में कराची में दहशतगर्दी की कोशिश की जा रही है और अफगानिस्तान में अमन खराब करने की कोशिश भारत की जानिब से की जा रही है। बड़े वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि अफगानिस्तान का अमन जो है वो पाकिस्तान का अमन है। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है या हमारी जो अगला अहदाफ है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से, आप क्या समझते हैं वो क्या होना चाहिए जनरल अमजद शोएब साहब? देखिए, जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, पाकिस्तान में एक काम बड़ा अच्छा हुआ भी, जो इन्होंने इंटेलिजेंस अदारे सारे इकट्ठे किए एक जगह पे और उसका एक मजबूत निजाम बना दिया। आपने देखा कि पिछले एक महीने में बेशुमार केसेस हैं जो पकड़े गए जी। टेररिस्ट क्रैक भी पकड़े जा रहे हैं, टेररिस्ट जो है वो फाटा में और दूसरे इलाकों में, क्योंकि इंटेलिजेंस का निजाम आपका पहले बड़ा स्टैगर्ड था, अब आके बड़ा मजबूत हो गया है और आपने देखा कि एक जगह से उसको कंट्रोल किया जा रहा है। ये तो आपके इंटरनल मैयर्स हैं और आप बड़े सक्सेसफुल हैं उसमें, इंशाल्लाह इससे टेररिज्म बड़ा कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपने जो टेररिज्म के मामले में पेशरफ करनी थी वो थी कि आप अपनी पॉलिसी में थोड़े अग्रेसिव हो जाएं, क्योंकि भारत अभी अग्रेसिव है। अभी तक वो यही उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो यही कहते हैं कि जी इनके यहाँ ये टेरर कैंप्स भी हैं और वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनको इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश की जा रही है कश्मीर में। ये वो चीजें हैं जो अभी तक उन्होंने छोड़ी नहीं। उनको काउंटर करने के लिए आपको उनके झूठ खोलने चाहिए। अब इसमें दो तरह के काम है। एक तो ये है कि हमारा नैरेटिव इंटरनेशनल कम्युनिटी तक नहीं पहुंचता, इस वजह से कि हमारे सारे टेलीविजन चैनल्स जो हैं ये उर्दू के प्रोग्राम करते हैं। ये लेट नाइट अगर उनमें घंटा 2 घंटे इंग्लिश के भी प्रोग्राम्स हों तो आप भी बाहर जाए। दूसरी तरफ ये है कि हमें बाहर जो हमारे अपने एम्बेसीज वगैरह हैं वहां पे भी मेरा ख्याल सेमिनार वगैरह होल्ड कराने चाहिए। उनको चाहिए कि लोकल थिंक टैंक्स को एक्टिवेट करें, उनके साथ मिलकर वहां पे मीडिया कैंपेन वगैरह चलाने की कोशिश करें। वहां कभी कभार कुछ न कुछ रिसर्च आर्टिकल के तौर पे भी चीजें छप जाएं तो लोगों को कुछ न कुछ पता चले कि ये हो क्या रहा है। और इसमें एक बड़ी वाज़ेह बात आ रही है कि अगर हर हमारी एम्बेसी के अंदर जो है एक कश्मीर डेस्क वाज़ेह तौर पे बना दी जाए जिसका एक इंचार्ज जो पता हो कि जनाब कौन इस इशू को डील करता है, तो क्या ज्यादा बेहतर बात नहीं होगी जनरल साहब? एक चीज और मैं बता दूं, आपने अफगानिस्तान के लिए अपना एक फोकल पर्सन मुकर्रर किया है, कश्मीर के लिए हम क्यों नहीं करते अपना फोकल पर्सन जी, जिसका काम सिर्फ यही हो कि वो डील करे कश्मीर को। तो बात यह है कि अगर सोच विचार की जाए तो कई ऐसे एक्शंस होंगे, लेकिन हम तो 70 साल से उसी सालाना रिचुअल के साथ साथ चल रहे हैं, वो आगे बढ़ी नहीं बात वहां से। तो वो मेरा ख्याल है वो ठीक नहीं है। हमें मुख्तलिफ जो मॉडर्न अभी बहुत सारी ऐसी मीडिया की चीजें भी निकल आई हैं, ऐसे टूल्स निकल आए हैं जिनके जरिए आप अपना मौकफ जो है वो दुनिया में ले जा सकते हैं। तो हमें करना चाहिए, उधर मेहनत करनी चाहिए, डिप्लोमेसी में मेहनत करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कमी है और ये सोच विचार करके तो इस पर बेहतर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शोएब साहब, आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। ये फरमाइए कि ये जो बात कह रहे हैं जनरल साहब, पाकिस्तान का एग्रेसिव जो रवैया है, यानी अवामी सतह पर भी हम बड़े चले दुनिया को ये तो समझ लेना चाहिए कि बड़े हम पुरअमन है, हम वहाँ के फनकारों को भी हमने खुशामदीद कहा, हर लिहाज से हम पॉजिटिव लेते हैं चीज़ों को, वो इंतहा पसंदी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। लेकिन थोड़ा सा रवैया कश्मीर के मामले में एक बहुत ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव हमें अब हो जाना चाहिए, जिसकी बात जनरल साहब कर रहे थे। देखिए, आई एग्री विद जनरल साहब से इस साथ तक कि जी हमें अपना एग्रेसिव पोस्चर जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। अब एग्रेसिवनेस किस लिहाज की एग्रेसिवनेस कि आप बंदूक उठाएं और लड़ाई में जाके लड़ें, वो 4-3 जंगें आप
कर चुके हैं, ठीक है, और उसमें इंटरनेशनल पावर्स आ जाते हैं। मेरी अपनी जाती राय है, नहीं एग्रेसिव मतलब फाइट के मैदान में नहीं, मतलब अखलाकी लिहाज से और सफारती लिहाज से डिप्लोमेटिक, और ये जरूर करना चाहिए। और हमें टारगेट करना चाहिए इंडिया के अपने पॉपुलेशन को, कि उनको ये बताया जाए, और उनमें से बहुत बड़ा सेगमेंट जो है इंडिया का इंटरनल, वो ये समझता है कि मोदी और आरएसएस का जो एजेंडा है ये एंटी इंडिया है, और इंडिया बजाते खुद अब उसकी वाइब्रेशन जो है ना वो फील करना शुरू किया हुआ है। मैं जरा हमारे साथ एक बैरिस्टर साहब ने ज्वाइन किया, बैरिस्टर हलार वसान साहब हैं, जो कि मारूफ कानूनदान हैं। हलार वसान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आप क्या समझते हैं कि सफारती लिहाज से, अखलाकी लिहाज से जो है वो पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए आवाज उठा रहा है, कानूनी लिहाज से ये जंग जो है वो कैसे जीती जा सकती है? आप क्या राय देना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता चलूं। जैसे नरेंद्र मोदी 2019 की इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, तो उनके मैनिफेस्टो में ये मेंशन था क्लियरली कि जब भी मैं हुकूमत में आऊंगा दोबारा, तो मैं आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को अबोलिश करूंगा, रिवोक करूंगा। वही उन्होंने किया 2019 के जुलाई में। स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर को था वो अबोलिश किया गया है, रिपील किया गया है। उनकी फॉर एग्जांपल जो ऑटोनॉमी थी उनको, वो उनसे छीन ली गई है। बीजेपी का मकसद ये है कि वो डेमोग्राफिक्स चेंज करना चाहते हैं उस सतह पे कि मुस्लिम मेजोरिटी की पॉपुलेशन कम हो जाए। इसका मतलब ये होगा कि जो कश्मीर है उनके पास विल नो लॉन्गर हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, और जो आउटसाइडर्स हैं वो परचेज कर सकेंगे प्रॉपर्टी। मैं समझता हूँ कि कानूनी हिसाब से अगर देखा जाए तो एक शिमला एग्रीमेंट भी हमारे पास है जो 1972 में एग्रीमेंट तय पाई थी। मीडिएशन का भी काफी जरूरी इसमें काम होगा। हमारा असल में डिप्लोमेटिक जो टाइज है इंडिया से वो काफी बेहतर नहीं है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि कश्मीर का एग्रीमेंट जो है वो सॉल्व हो जाए, मसला सॉल्व हो जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भुट्टो साहब ने भी तकरीर की थी, तो उन्होंने यही फरमाया था कि कश्मीर इज मोर पार्ट ऑफ पाकिस्तान देन इट कैन बी ऑफ इंडिया। राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की अब जब हम बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि पीपल मस्ट हैव राइट टू शेप देयर ओन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर डेस्टिनी, जो कश्मीर में 550 दिन से मयसर नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि देखें, अगर हम इन इश्यूज को यूएन में एड्रेस करेंगे या इस्लामिक जो भी कंट्रीज है वो आपस में मिलकर इसको हल करेंगे तो वो बेहतर मुस्बत साबित होगा। ठीक है, इसमें हलार जो इम्पोर्टेंट बात है, जो क्योंकि इंडिया खुद जो है अक़वाम मुत्तहिदा में गया और उसने कहा कि मैं तस्वाब राय जो है वो करवाऊंगा, लेकिन ये 8 लाख अफवाज की मौजूदगी में, और अब खास तौर पे आर्टिकल जब 370 और 35A भी वो भी खत्म हो गया है, और आप डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों को ला के वहाँ पे आबादकारी कर रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ वापस जाना? आप क्या समझते हैं? देखिए, हम समझते हैं कि देखिए प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको स्ट्रिक्ट लेटर्स लिखने पड़ेंगे यूएन को कि कोई जनरल असेंबली का इजलास बुलाया जाए अर्जेंट बेसिस पे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में और बिलखुसूस जो मुस्लिम मेजोरिटी है इंडिया में, उसमें गम और तकलीफ पैदा हो रही है, जो भी वहाँ पे मजालिम पेश आ रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर इसको इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू अदर इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये ज्यादा मुस्बत साबित होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हलार वसान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फरमाइए, इसमें जो अक़वाम मुत्तहिदा की बात हो रही है, तो सलामती कौंसिल में जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो स्पीच की वो भी बड़ी बहुत अहम थी, और उसमें भी कश्मीर को बड़े वाज़ेह तौर पर जो है आवाज़ प्राइम मिनिस्टर ने जो है उठाई। और दुनिया को में इमरान खान साहब एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह पे, लेकिन उनकी अपनी शख्सियत का भी एक डायनामिक्स है कि उसको बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो सुना जाता है, हर प्लेटफॉर्म पे सुना जाता है। तो क्या उम्मीद रखते हैं कि आप इस टेन्योर के अंदर, इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर, हम इस केस को कहाँ तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, अंदाज़े बयां बात बदल देती है। जो जिस खुश उसलूबी से इसको समझाया गया है पूरी दुनिया को, ऐसा पहले मैंने नहीं देखा, अपनी कम से कम लाइफ में नहीं देखा। हो सकता है पहले शायद 70-71 के ज़माने में कुछ हुआ हो, लेकिन उनको उनकी ज़बान में समझाया पूरे वेस्ट को, ना सिर्फ कश्मीर का मसला बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत का मसला, वो भी बहुत तरीके से उनको समझाया। और इंशाल्लाह जिस लेवल पे ये जा रही हैं चीज़ें, मुझे पूरा यकीन है
कि ये बातचीत से जो भी शऊर रखने वाले लोग हैं उनको समझ में आएगा, चाहे वो इस्लामी ममालिक भी हो। देखिए इस्लामी ममालिक जो OIC है उसके अंदर बड़ी इतनी आसानी नहीं थी, क्योंकि इंडिया का भी उसमें पेनिट्रेशन थी, लेकिन वहां पे भी हमने स्टैंड लिया और बहुत डिफिकल्ट थी इकोनॉमिकली हमारे लिए स्टैंड लेकिन लिया और हमने उस पर हमें सक्सेस हुई। सेम UN में भी हमें सक्सेस होगी, क्योंकि मॉरली जो जिस ग्राउंड पे हम खड़े हैं वो हक और सच है। सो झूठ का जितना भी ढोल बजा लें ये 5th जनरेशन वॉरफेयर के नाम से, जितना भी ढोल बजा लें झूठ झूठ ही रहेगा। वहां की आबादी मुसलमान है, वो आबादी कुछ चाहती है। ना सिर्फ इंडिया ने ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में किया, बल्कि उन्होंने हर तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। ये पुलवामा का झूठा जो है वाकया किया, फिर उसके बाद जो है मीडिया के ऊपर जब बात आ रही थी कुलभूषण यादव की जिस दिन, उस दिन उन्होंने जो है न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ कर लिया और दुनिया की तवज्जो उधर से हटा दी कुलभूषण यादव से। फिर उसके बाद बॉम्बे वाला अटैक और पता नहीं हमारी फॉरेन कंट्रीज के अंदर हमें आइसोलेट करने की पूरी कोशिश की। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को यूज किया अपने मकसद के लिए, अपनी जो नैरेटिव है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज से कहलवाया। टेररिज्म तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा जो वॉर मॉन्गरिंग है कितने अरसे चल रही है। और जनरल साहब की बात बिल्कुल ठीक है, इनफ इज इनफ। तो ऐसा नहीं है पाकिस्तान जो है किसी तरह भी दबने वाला नहीं है। हमारी वो फौज नहीं है जो खिड़ियां पहन के जो है वो पगड़ी पहन के जो है क्लाशनिकोव से लड़ रही है। पाकिस्तान को करने की ख्वाहिश थी, उसमें आप देखें कि तुर्की के साथ आर्म फोर्स के साथ एक मशकें हो रही हैं। हमारी जो बहरिया की मोर देन 40 कंट्रीज के साथ जो है वो इस वक्त मशकें जारी हैं। तो ये एक बड़ा जबरदस्त साइन जाता है। वॉर में है जी, वॉर ट्रेन फौज है। सो इनके साथ जो है मजाक ना समझे अगर इस किस्म की वो। बहुत बहुत शुक्रिया हुनैत लखानी साहब, आपने हमारे स्टूडियो में ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर तारिक कादिर लखियार साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो में ज्वाइन किया। नाज़रीन, बड़े वाज़ेह तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है अमन की ख्वाहिश के हवाले से बात की है, लेकिन उसमें एक बड़ी वाज़ेह बात है कि 5 अगस्त से पहले की सिचुएशन पे इंडिया को वापस जाना होगा। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम।